छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत तीसरे मुगल शासक अकबर के बारे में बात करेंगे। अकबर, जो कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से 15 अक्टूबर 1542 से 15 अक्टूबर 1605 तक शासक रहा। अकबर को मुगल साम्राज्य का, मुगल वंश का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शासक माना जाता है। अकबर का जन्म जिस समय हुआ वो परिस्थितियां उसके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। उसका पिता हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित हो चुका था और अपना साम्राज्य और अपनी सत्ता दोनों को खो चुका था। और ना सिर्फ सत्ता और साम्राज्य ही उसने खोया था, बल्कि उसके पास अब कोई स्थान नहीं था जहां जाकर वह अपने राज्य को चला सके या अपने परिवार को चला सके। तो शरण लेते हुए हुमायूं हिंदू शासक, अमरकोट के हिंदू शासक के यहाँ उसने शरण ली और उन विषम परिस्थितियों में अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जो जन्म हुआ उस समय अकबर राणा अमरसाल, जो कि उमरकोट सिंध का शासक था, वहाँ पर अकबर का जन्म हुआ। और जब अकबर का जन्म हुआ तो हुमायूं के पास अपने कार सेवकों के लिए, जो उसके सेवक थे, उनको देने के लिए भी कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास में एक कस्तूरी थी और उसने वही कस्तूरी उन लोगों को बांटी, जिसके कारण ये कहा गया कि जिस तरह से कस्तूरी की महक दूर दूर तक पहुंचती है, उसी तरीके से हुमायूं जो है, अकबर जो है, वह मुगल साम्राज्य की प्रसिद्धि, मुगल साम्राज्य की कीर्ति को दूर दूर तक फैलाएगा। हुमायूं, जिस समय अकबर का जन्म हुआ था, हुमायूं एक तरीके से अज्ञातवास में था, फारस जाना पड़ा। और इन विषम परिस्थितियों के कारण अकबर की कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई और अकबर अपने परिवार से अलग रहा। अकबर को इस दौरान रीवा, या जो मध्य प्रदेश में है, उसके ग्राम मुकुंदपुर में रहा और वहाँ के राजा राम सिंह प्रथम के साथ ही वो यहाँ पले बढ़े और आजीवन मित्र रहे। और अकबर के जो चाचा थे, अस्करी, हुंडाल और अकमाल, वो उसके पीछे ही रहे। इन विषम परिस्थितियों में जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, तब हुमायूं ने अपने शासन को पुनः प्राप्त किया। लेकिन शासन को पुनः प्राप्त करने के बाद हुमायूं अपने शासन को भोग नहीं सका और एक दिन सीढ़ियों पर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। इस दौरान जब हुमायूं की मृत्यु हुई है, उससे पहले हुमायूं के जो भाई थे वो हमेशा हुमायूं के पीछे पड़े रहे और अकबर वहाँ रहा तो अकबर की स्थिति बंदी जैसी थी और उसे किसी भी तरीके की फॉर्मल शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। सिर्फ उसे सैन्य शिक्षा जरूर प्राप्त हुई थी और ना ही उसके साथ किसी भी प्रकार का अच्छा व्यवहार हुआ था। तो शिक्षा दीक्षा उसे नहीं मिली, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान उसे बहुत ज़्यादा मिला। उस दुनियादारी ने अकबर को एक सक्षम और सही निर्णय लेने वाला व्यक्तित्व उसको बनाया। अकबर ने अपने प्रारंभिक जीवन में शिकार, दौड़, कुश्ती, द्वंद्व और सैनिक शिक्षा उसको मिली। और जब वो 8 साल का हुआ, तब तक उसके जीवन के सारे वर्ष अस्थिरता के निकले और
जब अब उसका हुमायूं का उसके ऊपर ध्यान गया और हुमायूं ने उसकी शिक्षा का प्रबंध करने की कोशिश की। मुल्ला असमुद्दीन इब्राहिम को अकबर का शिक्षक नियुक्त किया गया, लेकिन वो कोई बहुत अच्छा शिक्षक सिद्ध नहीं हुआ। उसके बाद मौलाना बामजीद को यह काम सौंपा गया, उसके बाद मौलाना अब्दुल कादिर को, लेकिन कोई भी शिक्षक अकबर को शिक्षित करने में सफल नहीं हुआ। उसकी रुचि शिक्षा की बजाय कबूतरबाजी, घुड़सवारी में ज़्यादा थी, और किंतु व्यावहारिक ज्ञान अर्जित करने में उसकी बहुत रुचि थी। कोई भी व्यक्ति उसे कुछ पढ़कर सुनाता या समझाता, वह उसे बहुत जल्दी सीख लेता था। और शेरशाह सूरी की मृत्यु और हुमायूं की मृत्यु के बाद में अकबर जब 13 वर्ष की आयु का था, तभी उसका राज तिलक हुआ। अकबर का इस समय संरक्षक बैराम खां था, और बैराम खां ने अकबर को उत्तराधिकारी घोषित किया, और 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज तिलक हुआ। और उसके बाद दिल्ली पर अधिकार करने के लिए सिकंदर शाह सूरी से युद्ध प्रारंभ हुआ। 13 वर्षीय अकबर बहुत सक्षम नहीं था, और क्योंकि वयस्क भी नहीं था, समझदार भी नहीं था, तो उसका राज्य एक तरीके से बैराम खां के संरक्षण में चला गया। बैराम खां ने दिल्ली के शासन को जीतने के लिए 1556 में दिल्ली पर आक्रमण किया, और इस तरीके से पानीपत का द्वितीय युद्ध बैराम खां की सेना और हेमू, जो कि उस समय दिल्ली पर तोमर शासक था, उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें बैराम खां विजयी हुआ। और उसके बाद अकबर का जो शासन था वह स्थापित हुआ। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध के बाद दिल्ली पर अकबर का अधिकार हुआ, उसके बाद अकबर ने यह बात अच्छे से अकबर, क्योंकि बैराम खां के नियंत्रण में था, धीरे धीरे जब अकबर बड़ा हुआ तो उसे ये समझ में आ गई कि उसे शासन अपने नियंत्रण में लेना होगा, और अपने नियंत्रण में लेने के लिए उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थीं। सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने यह थी कि उसके पास में कोई आधार नहीं था। उसके चाचा उसके विरोधी थे, सूरी वंश उसका विरोधी था, अफगान उसके विरोधी थे, और उसके राज्य के अंदर भी जो उसके सामंत और सरदार थे वो भी कोई बहुत ज़्यादा अकबर के समर्थक नहीं थे। इसलिए अकबर को इस प्रकार से अपने शासन का संचालन करना था कि वह अपने साम्राज्य का विस्तार भी कर सके, अपने विरोधियों पर नियंत्रण भी स्थापित कर सके, और अपने राज्य की आय सीमा सभी का विस्तार कर सके। और इसके लिए अकबर ने कई नीतियों को अपनाया, जिनकी वजह से अकबर का जो प्रशासन है, अकबर का जो काल है, उसे हम बहुत विलक्षण काल या बहुत ही महत्वपूर्ण काल मानते हैं। अकबर की जो राजपूत नीति थी, उस राजपूत नीति ने और अकबर के जो राजपूत शासकों के साथ जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, और उसके द्वारा जो हिंदू प्रजा के साथ में एक सद्व्यवहार की नीति अपनाई गई, हिंदुओं पर से जजिया का कर जो हटाया गया, उससे अकबर हिंदू प्रजा के बीच में, हिंदू शासकों के बीच में लोकप्रिय हुआ। और उसका परिणाम ये निकला कि इन राजपूत राजाओं के वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उसकी सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी हुई, और उसके द्वारा हिंदू प्रजा के साथ में जो सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार किया गया, जजिया कर हटाया गया, झरोखा दर्शन की प्रथा प्रारंभ की गई, वसंतोत्सव
होली जैसे हिंदुओं के त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने की परंपरा को अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया, उससे अकबर की स्थिति मजबूत हुई और अकबर का शासन विस्तृत हुआ। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अकबर जो कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर जिसके पास शक्ति बिल्कुल ना के बराबर थी, धीरे धीरे परिस्थितियों और दुनिया का अध्ययन करने के बाद उसके द्वारा जो निर्णय लिए गए, जिस प्रकार से शासन को उसके द्वारा संचालित किया गया, उनसे अकबर का जो साम्राज्य था वो बहुत अधिक मजबूती के साथ, सुदृढ़ता के साथ और लंबे समय तक संचालित हो पाया। अकबर ने एक चीज़ को और अच्छे तरीके से समझा कि दिल्ली को जब तक हम राजधानी के रूप में रखेंगे तब तक दिल्ली पर आक्रमण आसान है। तो अकबर के समय में दिल्ली का राजधानी परिवर्तन हुई और राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित कर दी गई। दिल्ली को ख़त्म नहीं किया गया, दिल्ली भी राजधानी के रूप में रही, लेकिन शासन का संचालन आगरा से किया जाने लगा, जो कि दिल्ली से दूर था। अब यदि कोई आक्रांता भारत पर आक्रमण करता है तो वो तेजी से राजधानी तक नहीं पहुंच सकता था। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अकबर के द्वारा जो निर्णय लिए गए, अकबर के द्वारा जो कार्य किए गए, जैसे उसके द्वारा जो राज्य विस्तार हुआ, तो उसने मालवा को 1562 में, गुजरात को 1572 में, बंगाल को 1574 में, काबुल को 1581 में, कश्मीर को 1586 में और खानदेश को 1601 में मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ कर लिया। अकबर ने यहाँ पर एक एक राज्यपाल भी नियुक्त किया। अकबर दिल्ली जैसे दूरस्थ शहर से शासन नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एक नए नगर का निर्माण किया आगरा के निकट, जो फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाता है। उस पर अपनी राजधानी शिफ्ट की और हालांकि पानी की कमी के कारण फतेहपुर सीकरी से उसे वापस आगरा आना पड़ा और लाहौर को भी उसने बड़ा महत्वपूर्ण स्थान बनाया। पहले उसे राजधानी बनाया, लेकिन बाद में आगरा को ही उसने राजधानी बनाया और उत्तर पश्चिमी इलाके तक अपने प्रभाव को उसके द्वारा विस्तृत किया गया। अकबर के द्वारा जो नीतियाँ अपनाई गई उनको हम अपने अगले लेक्चर में विस्तार से पढ़ेंगे।